जरा इमेजिन कीजिए, एक पानी से भरा हुआ बड़ा सा टब है और उसमें एक रबर की गेंद को किसी ने पूरी ताकत लगाकर एकदम गहराई में दबाकर रखा हुआ है। ऊपर से देखने पर पानी की सतह बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं, कोई लहर नहीं, सब कुछ एकदम कंट्रोल में दिखाई दे रहा है। लेकिन उस शांति के नीचे, मतलब उस सतह के ठीक नीचे, एक बहुत ही तगड़ा अदृश्य संघर्ष चल रहा है। क्योंकि गेंद का अपना एक उछाल है, उसकी एक बॉयंसी है जो उसे ऊपर की तरफ धकेलना चाहती है, और ऊपर से जो बाहरी दबाव है वो उसे नीचे रोके हुए है। बिल्कुल। और फिजिक्स का एकदम सीधा सा नियम है, जितनी गहराई में और जितने लंबे समय तक उस गेंद को दबाकर रखा जाएगा, उसमें उतनी ही ज्यादा संभावित ऊर्जा या कह लें पोटेंशियल एनर्जी जमा होती जाएगी। सही बात है। और वो एनर्जी कहीं गायब नहीं होती, वो बस वहां जमा हो रही होती है। हाँ, और जैसे ही वो बाहरी दबाव हटता है या फिर पकड़ जरा सी भी ढीली बढ़ती है, तो वो गेंद कोई आराम से तैरते हुए ऊपर नहीं आती। अरे नहीं, वो तो एक भयानक झटके के साथ बाहर आती है। एग्जैक्टली वो दुगुनी या तिगुनी ताकत से पानी का सीना चीरते हुए सीधे हवा में उछलती है। तो आज के इस डीप डाइव में हम जिस विषय को डिकोड करने जा रहे हैं वो हूबहू इसी रबर की गेंद की तरह है। एक लंबे समय तक कीमतों के मोर्चे पर जो शांति और स्थिरता दिखाई दे रही थी ना, वो अब अचानक से टूट गई है। भारत में गैस और ईंधन की कीमतों में जो हालिया विस्फोट हुआ है, उसने पूरे मार्केट को झकझोर कर रख दिया है। और ये विस्फोट कोई छोटा मोटा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास आज कई स्रोतों से जुटाए गए आंकड़े हैं और महंगाई का दुष्चक्र नाम का एक बेहद महत्वपूर्ण लेख है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि ये अचानक आया उछाल, ये जो प्राइस स्पाइक है, क्या ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल है या इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स, हमारे घरेलू चुनाव और हमारी सप्लाई चेन का कोई बहुत बड़ा तंत्र काम कर रहा है। और देखिए, इस तंत्र को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इसका सीधा असर उस वर्ग पर पड़ रहा है जिसके पास इस झटके को सहने के लिए कोई शॉक अब्जॉर्बर नहीं है। जब बुनियादी ईंधन की कीमतें बेकाबू होती है ना, तो वो सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहती। हाँ, वो तो पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देती हैं। बिल्कुल, वो पूरे इकोनॉमिक ढांचे को, हमारी पूरी इकोनॉमी को डगमगा देती हैं। तो चर्चा में गहराई से उतरने से पहले मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे सोर्स मटेरियल में हाल ही में हुए चुनावों और कुछ सरकारी नीतियों का जिक्र है, इसलिए इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही पॉइंट है। हमारा काम सिर्फ विश्लेषण करना है। हाँ, हमारा फोकस पूरी तरह से न्यूट्रल होकर उन इकोनॉमिक मैकेनिज्म्स को समझना है जो इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अर्थशास्त्र की भाषा में इस दुष्चक्र को डिकोड कर रहे हैं। तो चलिए फिर उन्हीं वास्तविक आंकड़ों से शुरू करते हैं जिन्होंने इस पूरी चर्चा को ट्रिगर किया है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब मैंने लेख में कमर्शियल गैस सिलेंडर के आंकड़े देखे तो सच बताऊं, मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि शायद कोई टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, वो आंकड़े हैं ही इतने चौंकाने वाले। मतलब एक ही झटके में 993 रुपए की वृद्धि। 993। इसका सीधा सा मतलब है कि 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर कल तक लगभग 2000 रुपए का आ रहा था, वो रातों रात 3000 के पार पहुंच गया। ये कोई धीरे धीरे बढ़ने वाली महंगाई तो नहीं है, ये तो एक इकोनॉमिक भूकंप है। बिल्कुल, और ये कोई टाइपिंग मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये उसी रुकी हुई ऊर्जा के अचानक बाहर आने का, उसी रबर की गेंद के उछलने का पहला सबसे बड़ा सबूत है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब भी हम कमर्शियल गैस शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत क्या आता है? बड़े होटल, 5 स्टार रेस्टोरेंट या कोई बड़ी बेकरी। का जो सबसे स्याह पहलू है, जिस पर शायद मेन स्ट्रीम में सबसे कम चर्चा होती है, वो है 5 किलोग्राम वाले छोटे गैस सिलेंडर की कहानी। ओहो हाँ, मैंने भी उस हिस्से को कई बार पढ़ा। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत में भी अचानक 261 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। हाँ, 261 रुपए, जिससे उसकी नई कीमत अब 810 रुपए 50 पैसे हो गई है। अब मेरी समझ से ये 5 किलो का सिलेंडर कोई बड़ी रेस्टोरेंट चेन तो इस्तेमाल नहीं करती होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। ये छोटा सिलेंडर असल में भारत की उस इनफॉर्मल इकोनॉमी यानी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है जो रोज की दिहाड़ी पर चलती है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से कौन करता है? प्रवासी मजदूर, ठेला लगाने वाले छोटे स्ट्रीट वेंडर्स और कम आय वाले वो परिवार जो शहरों में छोटे छोटे किराए के कमरों में रहते हैं। हाँ, जिनके पास शायद एड्रेस प्रूफ भी नहीं होता। सही कहा। उनके पास ना तो बड़े सिलेंडर के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट होते हैं और ना ही एक बार में 1000-1200 रुपए खर्च करने की वर्किंग कैपिटल होती है।
वो रोज कमाते हैं और रोज का ईंधन खरीदते हैं। तो मैं इसे थोड़ा और जमीनी स्तर पर समझना चाहती हूँ। मान लीजिए एक दिहाड़ी मजदूर है जिसकी दिन भर की कमाई ही मुश्किल से 400 या 500 रुपए है। एक औसत दिहाड़ी। तो उसके लिए उस छोटे सिलेंडर को भरवाने पर अचानक 261 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसकी पूरी एक दिन की दिहाड़ी का आधा हिस्सा सिर्फ खाना पकाने के ईंधन में चला गया। बिल्कुल, और ये उसके पूरे महीने के बजट को तबाह कर देने वाला गणित है। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज थोड़ी खटक रही है। चलिए गैस की कीमतें मान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इसी रिपोर्ट में एविएशन फ्यूल यानी विमानन ईंधन और बल्क डीजल, थोक डीजल की कीमतों में भी भारी उछाल का जिक्र किया गया है। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल इन्फ्लेशन, एक आम महंगाई का हिस्सा नहीं है जो हम अर्थव्यवस्था में हर साल देखते ही हैं? देखिए, सामान्य महंगाई और इस तरह के प्राइस शॉक में एक बहुत बड़ा टेक्निकल अंतर होता है। अच्छा, वो कैसे? सामान्य महंगाई में कीमतें आमतौर पर 4 या 5% की दर से बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं, जिसे बाजार और उपभोक्ता अपनी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम थोक डीजल या बल्क डीजल की बात करते हैं तो इसका अर्थशास्त्र बिल्कुल अलग है। मतलब ये वो डीजल नहीं है जो हम और आप अपने टू व्हीलर या कार में भरवाते हैं? एकदम सही। थोक डीजल वो नहीं है जो पेट्रोल पंप पर मिलता है। ये वो डीजल है जो ऑयल कंपनियों से सीधे तौर पर बड़े खरीदारों को बेचा जाता है, जैसे कि भारतीय रेलवे, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें, बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और बड़े-बड़े लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट फ्लीट। ओहो, तो इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ता है? बिल्कुल। जब थोक डीजल की कीमतें अचानक से इतने बड़े मार्जिन से बढ़ाई जाती हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश के पूरे इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट तंत्र की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उससे चलाने का जो खर्च है, वो एक ही झटके में बढ़ गया है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर थोक डीजल और कमर्शियल गैस दोनों एक साथ इतने महंगे हुए हैं, तो ये तो सीधा सीधा हमारी सप्लाई चेन पर एक चौतरफा हमला है। लेकिन इसे एक डोमिनो इफेक्ट का नाम देता है ना? हाँ, और डोमिनो इफेक्ट का इससे ज्यादा सटीक उदाहरण आपको कहीं और नहीं मिलेगा। डोमिनो इफेक्ट का मतलब ही यही है कि जब लाइन में खड़ा पहला मोहरा गिरता है तो वो दूसरे को गिराता है, दूसरा तीसरे को, और अंत में पूरी की पूरी लाइन धड़ाम से गिर जाती है। अर्थशास्त्र में ये कैसे काम करता है, इसे हम कंपाउंडिंग कॉस्ट के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं इस कंपाउंडिंग कॉस्ट को एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण से समझना चाहूंगी। मान लीजिए मेरे मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक स्ट्रीट फूड वेंडर है जो समोसे बेचता है। ठीक है, समोसे वाला उदाहरण लेते हैं। अब वो कमर्शियल गैस इस्तेमाल करता है। उसका गैस सिलेंडर सीधा 993 रुपए महंगा हो गया है। अगर वो एक समोसे पर सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन कमा रहा है, तो उसे केवल उस अतिरिक्त 993 रुपए के गैस के खर्च को निकालने के लिए लगभग 500 एक्स्ट्रा समोसे बेचने होंगे, जो कि प्रैक्टिकली असंभव है। बिल्कुल असंभव है। तो उसके पास एकमात्र विकल्प क्या बचता है? उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, अपने समोसे की कीमत बढ़ा देना। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ उस कमर्शियल गैस तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है? यहीं पर थोक डीजल का वो इफेक्ट जुड़ता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। जरा सोचिए, उस समोसे को बनाने के लिए जो मैदा, जो आलू और जो तेल आ रहा है, वो खेत और फैक्ट्री से कैसे आ रहा है? ट्रकों में लद कर आ रहा है। बिल्कुल। और वो ट्रक किस चीज से चल रहे हैं? उसी थोक डीजल से। परिवहन महंगा हुआ तो किसान का कच्चा माल मंडी तक पहुंचते पहुंचते महंगा हो गया। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और इतना ही नहीं, जिस कोल्ड स्टोरेज में उस आलू को स्टोर करके रखा गया था, वो कोल्ड स्टोरेज भी तो बड़े जनरेटर पर निर्भर है। और वो जनरेटर थोक डीजल पीते हैं। तो इसका मतलब भंडारण की या स्टोरेज की लागत भी बढ़ गई। यानी उस बेचारे वेंडर के लिए सिर्फ पकाने वाली गैस ही महंगी नहीं हुई, बल्कि समोसे के अंदर डलने वाला हर एक इंग्रेडिएंट, हर एक सामग्री पीछे से ही महंगी होके आ रही है। एग्जैक्टली। जब कच्चे माल को खेत से मंडी तक लाने का खर्च बढ़ता है, फिर उसे प्रोसेस करने का इंडस्ट्रियल खर्च बढ़ता है, और अंत में उसे पकाने का कमर्शियल गैस का खर्च बढ़ता है। तो इन तीनों के एक साथ बढ़ने को इकोनॉमिक्स में कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब लागत के ऊपर लागत और टैक्स के ऊपर टैक्स। हाँ, और इसी वजह से जब वो एक समोसा या फिर कोई साधारण सी खाने की थाली किसी आम आदमी तक पहुंचती है, तो उसकी कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो चुकी होती है। और यहीं पर वो सोर्स मटेरियल एक बहुत ही चिंताजनक ट्रैप, एक जाल की ओर इशारा करता है। क्रय शक्ति का पतन, यानी परचेजिंग पावर का कम होना।
ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। मुझे लगता है ये वो पॉइंट है जहां ये पूरी स्थिति सच में एक दुष्चक्र का रूप ले लेती है। क्योंकि अगर किसी इंसान की सैलरी या दिहाड़ी उतनी ही है जितनी पिछले साल थी, लेकिन बुनियादी चीजों की कीमतें इस कंपाउंडिंग गणित की वजह से 20 या 30% बढ़ गई हैं, तो उसकी जेब की जो ताकत है, जिसे अर्थशास्त्री क्रय शक्ति कहते हैं, वो तो लगातार सिकुड़ रही है ना। बिल्कुल सिकुड़ रही है, और ये एक क्लासिक मैक्रो इकोनॉमिक ट्रैप है। वो कैसे? देखिए, जब आम आदमी की परचेजिंग पावर या खरीदने की क्षमता घटती है, तो सबसे पहले वो गैर जरूरी चीजों पर खर्च करना बंद कर देता है। जैसे नए कपड़े लेना या कोई गैजेट खरीदना या बाहर खाना खाना। बिल्कुल। अब जब बाजार में इन चीजों की डिमांड घट जाती है, तो फैक्ट्रियां भी अपना प्रोडक्शन कम कर देती हैं। और प्रोडक्शन कम होने का सीधा मतलब है छटनी। हाँ, ले-ऑफ्स, नौकरियां जाने लगती हैं, और जब नौकरियां जाती हैं तो क्रय शक्ति और भी ज्यादा कम हो जाती है, फिर डिमांड और गिरती है। ये एक ऐसा भंवर है, एक ऐसा लूप है जो खुद को ही ताकत देता रहता है। इसे ही विशियस साइकिल कहते हैं। उफ, ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे ये एक अपरिहार्य आर्थिक चक्र है, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो जिससे बचा ही नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। हाँ, बताइए, क्या सवाल है आपका? लेख में इस पूरी स्थिति की टाइमिंग को लेकर जो बात कही गई है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा खटक रही है। रिपोर्ट में पश्चिम एशिया के भू राजनीतिक संघर्ष यानी मिडिल ईस्ट क्राइसिस को इसका मुख्य कारण बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। और ये एक फैक्ट है। ग्लोबल सप्लाई चेन में जब भी बाधा आती है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां तेल का उत्पादन होता है, तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता ही है। पश्चिम एशिया का संकट यकीनन इस महंगाई का एक प्रमुख ट्रिगर पॉइंट है। चलिए, मैंने मान लिया कि पश्चिम एशिया का संकट एक ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन जरा टाइमिंग देखिए। ये संकट कोई कल तो शुरू नहीं हुआ ना, ये महीनों से चल रहा था, और कुछ समय पहले तो ये बिल्कुल अपने पीक पर था, एकदम चरम पर। बिल्कुल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वहाँ मिसाइलें चल रही थीं और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम उबल रहे थे, तब हमारे घरेलू बाजार में ईंधन की कीमतें बिल्कुल फ्रीज थीं, शांत थीं, कोई हलचल नहीं थी। हाँ, कीमतें नहीं बढ़ रही थी। और फिर अचानक जैसे ही देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होते हैं, बूम, कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती हैं। तो अगर सरकार पश्चिम एशिया संकट के दौरान कीमतों को कम रखने के लिए वैकल्पिक रास्ते और सस्ते सप्लाई के समाधान खोजने में सफल रही थी, तो चुनाव के तुरंत बाद ऐसा कौन सा फाइनेंशियल प्रेशर आ गया कि कीमतों को कंट्रोल करने की वो रणनीति अचानक से ढह गई? क्या ये महज एक संयोग हो सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और सच कहूं तो ये अर्थशास्त्र और राजनीति के बीच के टकराव का सबसे क्लासिक उदाहरण है। तो लेख का ये जो स्पष्ट दावा है कि ये एक इलेक्शन पॉज था, यानी सिर्फ चुनावों के कारण महंगाई को आर्टिफिशियली रोक कर रखा गया था, क्या ये सही है? देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 90 या $100 प्रति बैरल के पार जा रही हों, लेकिन देश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें इस तरह तय की जा रही हों जैसे तेल अभी भी $70 पर ही अटका हो, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि वो बीच का $20 या $30 का घाटा आखिर उठा कौन रहा है? एग्जैक्टली, यही मेरा सवाल है। अगर सरकार ये दावा करती है कि उसने कूटनीति के जरिए या डिप्लोमेसी से ऑल्टरनेटिव रूट्स और सस्ते सप्लायर्स खोज लिए थे, जो कि उस समय न्यूज में काफी चल भी रहा था, तो चुनाव खत्म होते ही वो वैकल्पिक रास्ते अचानक रातों रात बंद कैसे हो गए? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, जो सुरक्षित भंडार होते हैं, उनका इस्तेमाल कर रही हो, और वो रिजर्व अब अचानक से खत्म हो गए हो? हम हर चीज को सीधे चुनाव से क्यों जोड़े? आपका ये तर्क सुनने में काफी लॉजिकल लगता है, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, जिन्हें हम OMC कहते हैं, उनकी बैलेंस शीट एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करती है। अच्छा, OMC की बैलेंस शीट में क्या है? देखिए, OMC वो कंपनियां होती हैं जो क्रूड ऑयल खरीदती हैं, उसे रिफाइनरी में रिफाइन करती हैं और फिर बाजार में बेचती हैं। अब जब वो महंगा कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट से खरीदकर उसे घरेलू बाजार में सस्ते में बेचती हैं, तो इस अंतर को इकोनॉमिक्स की भाषा में अंडर रिकवरी कहा जाता है। अंडर रिकवरी? हाँ, इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कंपनी को हर 1 लीटर तेल बेचने पर सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। उनकी लागत ज्यादा है और कमाई कम। लेकिन एक बात बताइए, कोई भी समझदार कंपनी अपना इतना बड़ा नुकसान क्यों सहेगी, वो भी महीनों तक?
बहुत ही वाजिब सवाल है। और इसका जवाब यह है कि इन ओएमसी कंपनियों में जो मेजॉरिटी स्टेक है, जो बहुलांश हिस्सेदारी है, वो राज्य की यानी सरकार की होती है। अब समझ आ रहा है। तो जब ऊपर से ये पॉलिसी डायरेक्टिव यानी नीतिगत निर्देश आता है कि भाई कीमतें अभी नहीं बढ़ानी है, खास तौर पर तब जब देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना चल रही हो, जैसे कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, तो ये ओएमसी कंपनियां इस भारी नुकसान को अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज के रूप में दर्ज करती जाती हैं। मतलब वो नुकसान सहती रहती हैं और कर्ज लेती रहती हैं। बिल्कुल, वे बैंकों से उधार लेती हैं अपना ऑपरेशन चालू रखने के लिए। तो ये कोई फिजिकल तेल का रिजर्व खत्म होने का मामला नहीं है, ये पूरी तरह से फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का मामला है। ओ माय गॉड, अब मैं समझी। यानी वो जो रबर की गेंद पानी के नीचे दबी हुई थी ना, उसे कोई जादू नहीं रोक रहा था। नहीं, कोई जादू नहीं था। ये ओएमसी कंपनियां अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज का भारी वजन डालकर उस गेंद को जबरदस्ती पानी के नीचे धकेल कर बैठी हुई थी। एकदम सटीक विश्लेषण है आपका। लेकिन देखिए, कर्ज उठाने की भी तो एक लिमिट होती है ना। कोई कंपनी अनंत काल तक तो उधार नहीं ले सकती। बिल्कुल। जैसे ही वो चुनाव रूपी राजनीतिक अनिवार्यता खत्म हुई, ऊपर से वो जो दबाव था वो हटा लिया गया। कंपनियों को अपना घाटा पाटने के लिए, अपना नुकसान रिकवर करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। और फिर उन्होंने कीमतें बढ़ा दी। हाँ, और चूंकि वे कई महीनों से वो अंडर रिकवरी वाला घाटा सह रही थी, इसलिए जब उन्होंने कीमतें बढ़ाई तो वो कोई नॉर्मल 4-5% वाली वृद्धि नहीं थी। उन्हें अपना वो पुराना सारा नुकसान भी कवर करना था। तभी हमने कमर्शियल गैस में सीधा 993 रुपए का वो भयंकर उछाल देखा। बिल्कुल, ये पूरी स्थिति महंगाई को प्रबंधित करने से लेकर, यानी उसे मैनेज करने की अवस्था से निकलकर उसे अचानक मुक्त कर देने का, रिलीज कर देने का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। ये सच में डरावना है। इसका मतलब है कि जो स्थिरता, जो शांति हमें चुनाव के दौरान बाजार में दिख रही थी, वो असल में एक वित्तीय भ्रम था, एक फाइनेंशियल इल्यूजन था। बिल्कुल सही कहा। और पता है, लेख का अंत एक बहुत ही गंभीर चेतावनी के साथ होता है, जो मुझे लगता है कि हमारी आज की इस चर्चा का सबसे ज्यादा रेलेवेंट हिस्सा है। रिपोर्ट का दावा है कि ये जो 993 रुपए की वृद्धि हमने देखी है और थोक डीजल का जो महंगा होना है जी, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जी। ये सिर्फ एक ट्रेलर है। हाँ, असली फिल्म तो अभी बाकी है। एग्जैक्टली ये। और वो असली फिल्म है खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आने वाला संभावित उछाल, यानी रिटेल फ्यूल, जो सीधे जनता खरीदती है। और विश्वास मानिए, जब वो उछाल आएगा तो उसका असर अभी वाले इस असर से कहीं ज्यादा व्यापक और भयंकर होगा। वो कैसे? देखिए, थोक डीजल का असर मुख्य रूप से माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स पर पड़ता है, जो कि थोड़ा इनडायरेक्ट होता है। वो घूम फिर कर चीजों की कीमतों के जरिए हम तक पहुंचता है। लेकिन जो खुदरा पेट्रोल और डीजल है, उसका असर सीधा और तुरंत आम आदमी के मंथली बजट पर होता है। जरा कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो रोज अपनी मोटरसाइकिल से 20 या 25 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस या किसी फैक्ट्री में काम करने जाता है। ऐसे लाखों लोग हैं। अगर कल को पेट्रोल की कीमत में 10 या 15 रुपए की भी अचानक वृद्धि हो जाती है, तो उसके यात्रा भत्ते में यानी कम्यूटिंग कॉस्ट में एक भारी उछाल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। और चूंकि उसकी सैलरी तो रातों रात 15-20% बढ़ने वाली है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उसे इस एक्स्ट्रा खर्च की भरपाई अपने बजट में कहीं और से करनी पड़ेगी। और वो भरपाई कहाँ से होगी, कभी सोचा है आपने? शायद घर के खर्चों से। हाँ, लेकिन वो बच्चों की ट्यूशन फीस से तो नहीं कट सकती ना। वो कटौती आमतौर पर होती है घर के राशन से, दूध से, सब्जियों से, या फिर परिवार के हेल्थ बजट से। ये तो बहुत ही दुखद है। जब खुदरा ईंधन बढ़ता है ना, तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी वो खर्च जो इंसान अपनी इच्छा या खुशी से करता है, जैसे कोई हॉलिडे या मूवी, वो तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को, इस पूरे गहन विश्लेषण को एक फ्रेम में समेटने की कोशिश करें, तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो अर्थशास्त्र और कूटनीति का एक बहुत ही उलझा हुआ और जटिल जाला है। बिल्कुल। हमने चर्चा की शुरुआत की थी उन भारी भरकम आंकड़ों से, कमर्शियल गैस का 3000 रुपए के पार जाना और 5 किलो वाले उस छोटे सिलेंडर का 810 रुपए का हो जाना। हमने ये समझा कि ये सिर्फ कागजी नंबर नहीं है, ये उन प्रवासी मजदूरों और उस कम आय वाले वर्ग की क्रय शक्ति पर एक सीधा प्रहार है, जो रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। और उसके बाद हमने इस वृद्धि के पीछे के उस कैस्केडिंग इफेक्ट को डिकोड किया, उस कंपाउंडिंग गणित को समझा, जहां खेत में चलने वाले ट्रैक्टर से लेकर कोल्ड स्टोरेज के भारी जनरेटर और सड़क किनारे के उस समोसे वाले तक, हर जगह थोक डीजल और गैस की बढ़ी हुई लागत कैसे जुड़ती जाती है।
हाँ, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट जो सीधा हमारी और आपकी, मतलब हर आम इंसान की खाने की थाली को महंगा कर रहा है। सही कहा। और शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा आहा मोमेंट वो था जब हमने पश्चिम एशिया के उस इंटरनेशनल क्राइसिस और हमारे घरेलू चुनावों की टाइमिंग को एक साथ एक ही लेंस से रखकर देखा। वो सबसे जरूरी हिस्सा था इस चर्चा का। हमने ओएमसी कंपनियों की अंडर रिकवरी और उनकी बैलेंस शीट के उस दर्दनाक गणित को समझा, जो इस साफ तौर पर साबित करता है कि महीनों तक कीमतों का स्थिर रहना कोई चमत्कार या बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, बल्कि वो महज एक इलेक्शन पॉज था। एक ऐसा कर्ज जो भविष्य के लिए टाला जा रहा था। एग्जैक्टली एक ऐसा कर्ज जिसे अब आम जनता को ब्याज के साथ चुकाना पड़ रहा है। और ये जानकारी हमें इस बात के लिए एक बहुत स्पष्ट चेतावनी देती है कि खुदरा पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आगे जो भी झटके आ सकते हैं, उनके लिए हमें मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से दोनों तरह से तैयार रहना ही होगा। क्योंकि देखिए, अंत में अर्थशास्त्र के नियम तो लागू होंगे ही। जब सिस्टम से दबाव हटता है तो बाजार के नियम अपना काम करते हैं, और उसका जो फाइनल बिल है, जो अंतिम भुगतान है, वो हमेशा उपभोक्ता की जेब से ही होता है। अर्थशास्त्र कभी शून्य में या वैक्यूम में काम नहीं करता। उसकी जड़ें हमेशा हमारी रोजमर्रा की नीतियों में और राजनीति में गहराई तक होती हैं। तो आज की इस चर्चा को विराम देते हुए मैं स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों से थोड़ा परे जाकर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और ये नीतियाँ इतनी ज़्यादा सक्षम हैं कि वे एक बहुत बड़े वैश्विक संकट के बीच भी चुनावों के दौरान कीमतों को महीनों तक थाम कर रख सकती हैं, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि महंगाई कोई प्राकृतिक आपदा या कोई अनियंत्रित चक्र नहीं है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या ये महंगाई एक ऐसा टूल, एक ऐसा स्विच बन गया है जिसे सुविधानुसार जब मन किया रोका या चालू किया जा सकता है? और यदि सच में ऐसा ही है, तो आम नागरिक जो इस पूरी विशाल मशीनरी में सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा है, वो इस दुष्चक्र से बाहर निकलने की योजना आखिर कैसे बना सकता है? क्या हम हमेशा बस उसी बात का इंतजार करते रहेंगे कि कब वो रबर की गेंद अचानक सतह पर उछलकर सीधे हमारे चेहरे पर आके लगेगी? या उस पानी के भीतर बन रहे दबाव को और उस बैलेंस शीट पर बढ़ते हुए कर्ज को पहले से भांपने का, उसे डिकोड करने का कोई तरीका मौजूद है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सच में गंभीरता से सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी सवाल के साथ आज